नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है और नागपुर में भी हलचल मच गई। इससे पहले बीजेपी में एक होड़ मच रही है, क्योंकि 2025 का साल आ गया। नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के पूरे होने वाले हैं सितंबर के महीने में, तो नरेंद्र मोदी को रिटायर होना है। तो नरेंद्र मोदी के बाद कौन? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं में, खास तौर से कुछ मुख्यमंत्रियों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता कौन है। तो सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता होने की होड़ लगी हुई है, हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी होने की होड़ लगी हुई है और इस होड़ में ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच देश के मुसलमानों को लेकर क्या है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आखिर नीति क्या है? एक समझाने की कोशिश कर रहा है, एक पुचकारने में लगा हुआ है, तो एक दुत्कारने में लगा हुआ है और नेताओं में होड़ मची हुई है, सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता कौन? वहीं दिल्ली में बैठी हुई जो गुजराती लॉबी है ना, दिल्ली दरबार, वो चाहती ही नहीं है कि मोदी के अलावा कोई और बड़ा हिंदूवादी नेता होकर उभर सके। तो इधर योगी आदित्यनाथ ने संन्यास लेने की धमकी दे दी है एक पॉडकास्ट में। गोरखपुर चले जाने की बात तो बहुत पहले ही कह चुके हैं। और संन्यास लेने नहीं जा रहे, हकीकत में वो मोर्चा खोल रहे हैं। अपनी नाराजगी को जाहिर करके दिल्ली दरबार को संदेश दे रहे हैं, गुजराती लॉबी को संदेश दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संदेश दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संदेश दे रहे हैं, आरएसएस के उन सर संचालक मोहन भागवत को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके समर्थन के बल पर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना चाहने के बावजूद, अमित शाह के ना चाहने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। एक के बाद एक कई घटनाएं निकल रही और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया, दिल्ली दरबार में बैठे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जयंत चौधरी को काम पर लगा दिया। जी हां, आरएलडी के नेता, इस देश के बड़े किसान नेता, देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह के बेटे जयंत चौधरी। याद दिला दूं, एक समय उन्होंने बयान दिया था जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, हम तमाम लोग उनसे पूछा करते थे कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? तो बड़ा दिलचस्प उन्होंने बयान दिया था कि मैं चौवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं। लेकिन पलट गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और आज मोदी सरकार में मंत्री हैं, अमित शाह की कृपा से। तो इधर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोला, इधर अमित शाह ने जयंत चौधरी को काम पर लगा दिया। कौन से काम पर लगा दिया? क्या काम जयंत चौधरी कर रहे हैं? ये एक-एक करके तो मैं बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है, पहले एक बार उसको क्लियर कर देता हूं। बिहार में मुसलमानों का वोट दिलवाना है उनको, जनता दल यूनाइटेड को। अक्टूबर-नवंबर में जो विधानसभा चुनाव है, हालांकि कहा जा रहा है कि पहले भी चुनाव हो सकते हैं। अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया है और हरियाणा सरकार ने क्या कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन है और इसलिए छुट्टी रद्द की जाती है और अब जो 31 मार्च को जो ईद की छुट्टी होनी थी, उसको आरएच में बदल दिया गया। अब इसके दूसरी तरफ आ जाइए कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी का किट बांट रही है ईद के चक्कर में मुसलमानों को। और क्या टारगेट उन्होंने रखा है? देश के 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी का किट बांटा जाएगा ईद के शुभ अवसर के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। और उस सौगाते मोदी किट में क्या है? कई सारी चीजें शामिल है। सेवइयां है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स है, बेसन है, घी डालडा है और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े हैं। अब आप 32 लाख मुसलमानों को अगर सौगाते मोदी के नाम से किट बांट रहे हैं, तो लाभार्थी तो बना ही रहे हैं। चुनाव के लिए कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तो हरियाणा में ईद की आप छुट्टी कर देते हैं। यहां आप पूरे देश में 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी किट बांटते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तो गजब ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बाकायदा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि
सड़क पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। और मेरठ पुलिस तो अब 2 कदम आगे निकल गई है। संभल के एक सीओ साहब है ना, वो तो बड़ा जबरदस्त कमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब हर पुलिस अधिकारी को एक तरह से चस्का लग गया है। मेरठ की पुलिस ने कह दिया कि अगर आदेश का उल्लंघन होगा, यानी सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी, तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा सड़क पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों का और लाइसेंस रद्द कर लिया जाएगा। यानी पासपोर्ट और लाइसेंस दोनों। और जाहिर-सी बात है कि मैंने कहा मोदी के बाद कौन की रेस है? सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता कौन है मोदी के बाद? योगी आदित्यनाथ इस रेस में पिछड़ना नहीं चाहते, सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो एक पॉडकास्ट में 8 साल अपने सरकार के पूरे होने के बाद, 8 साल तक देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद, अब योगी आदित्यनाथ को संन्यास लेने की याद आ रही है और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह का आदेश जारी कर दिया है, उसका लबो-लुआब यही निकल कर सामने आ रहा है कि उन्हें हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बनना है और उनकी पुलिस तो 2 कदम और आगे बढ़ गई है। प्रमोशन का भी चक्कर है, ये तमाम चीज़ों का चक्कर है। तो जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई कि मेरठ पुलिस ने कह दिया कि पासपोर्ट हम जब्त कर लेंगे, लाइसेंस हम रद्द कर देंगे, अगर आपने सड़क पर उतर कर नमाज़ पढ़ी, तो दिल्ली दरबार को एक मौका मिल गया और उन्होंने जयंत चौधरी को काम पर लगा दिया। जी हाँ, मोदी सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान नेता, वो बड़े किसान नेता होने का दावा करते हैं, तो वो अब योगी सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए उतर गए। और विरोध भी कुछ ऐसे-वैसे शब्दों में नहीं किया उन्होंने, निरंकुश सरकार एक तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। इशारों-इशारों में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को। और इसीलिए मैंने कहा कि अमित शाह ने उनको काम पर लगा दिया। सबसे पहले मैं आपको जयंत चौधरी का वो ट्वीट दिखाता हूं। जयंत चौधरी का वो ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उस ट्वीट में देखिए किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और क्या चीजें उन्होंने कही। ऑरवेलियन पुलिसिंग की बात उन्होंने कही और आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसका एक लेख भी उन्होंने शेयर किया है। और क्या बोला जयंत चौधरी ने? मैं आपको भास्कर की खबर का स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उस खबर को देखिए। जयंत बोले, प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात भी कह सकता है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, मेरा मतलब है कि पुलिस को यह नहीं कहना चाहिए कि हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए समुदाय के लोगों से संवेदनशीलता के साथ संवाद करना चाहिए। और इसी खबर का मैं अगला पृष्ठ भी आपको दिखा रहा हूं, भास्कर की खबर, और यह सबसे खतरनाक है। जयंत चौधरी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या कहना चाहते हैं? चौवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं। और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने वाले जयंत चौधरी के इस बयान के पीछे, इस ट्वीट के पीछे क्या अमित शाह है? देखिए, जिस ऑरवेलियन पुलिसिंग का जिक्र उन्होंने किया है, वो क्या है? ऑरवेलियन पुलिसिंग क्या है जिसे जयंत ने कोट किया? ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग के बारे में जानिए। और एरिक आर्थर ब्लेयर एक अंग्रेजी उपन्यासकार और आलोचक थे। उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के नाम से 1984 उपन्यास लिखा था। इसमें एक निरंकुश सरकार नागरिकों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती है, उनकी आजादी को सीमित करने का प्रयास करती है और सत्ता के खिलाफ किसी भी असंतोष को दबा देती है। इसी विषय पर उपन्यास की पूरी कहानी है। और इसी ऑरवेलियन पुलिसिंग का जिक्र करते हुए मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा इसको हटा दे, मतलब इसी ऑरवेलियन पुलिसिंग का जिक्र करते हुए जयंत चौधरी कटाक्ष कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। तो क्या वो निरंकुश सरकार बताने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को? और क्या वाकई हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोला, रिटायरमेंट की धमकी दे दी, गोरखपुर चले जाने की धमकी दे दी, दिल्ली दरबार को धमकी दे दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को धमकी दे दी कि 30 मार्च को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में मुझे लेकर एक बड़ा फैसला कर लीजिएगा। अगर गड़बड़ी हुई, मुझे हटाने की कोशिश की गई, मुझे दबाने की कोशिश की गई, तो फिर बड़ा हंगामा हो जाएगा। अमित शाह ने जयंत चौधरी के जरिए जवाब दे दिया है और आने वाले दिनों में इस तरह के कई और जवाब योगी आदित्यनाथ को दिए जा सकते हैं। तो योगी वर्सेस अमित शाह की जो लड़ाई है, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या कुछ इस लड़ाई में
होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, लेकिन एक बात तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। वैसे भी मैं कहता हूं कि 2025 विदाई का वर्ष है, 2025 रिटायरमेंट का वर्ष है, 2025 में नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष के होने वाले हैं, मोहन भागवत भी 75 वर्ष के होने वाले हैं। दोनों एक ही महीने सितंबर 2025 में 75 वर्ष के होने वाले हैं और दोनों को ही 2025 में रिटायर होना है। लेकिन उनके रिटायर होने के साथ ही कई और बड़े दिग्गज नेताओं की विदाई होगी, ये भी तय है। तो विदा होने वाले नेता कौन-कौन होंगे और मोदी के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कई लोग रेस में हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बताए जाते हैं, राजनाथ सिंह भी रेस में बताए जाते हैं, नितिन गडकरी भी बताए जाते हैं, जिन्हें एक समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर से दिल्ली प्रधानमंत्री बनने के लिए भेजा था, लेकिन पूर्ति मामले में फंस कर रह गए, उलझ कर रह गए। और अलग-अलग राज्यों में बैठे जो छत्रप हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य चेहरे भी हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, बड़ा हिंदूवादी नेता कौन है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में होड़ मची हुई है और ये तय मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ ने अपना एक बड़ा पत्ता चल दिया, अमित शाह ने इशारा कर दिया और अब देखते हैं कि अगला वार किसकी तरफ से होगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।